अब इसके बाद सेक्शन 53A आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ये जो सेक्शन है टीपीए का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। अब इस सेक्शन के अंदर जाने से पहले हम लोग एक स्टोरी को समझेंगे, जिससे ये सेक्शन हम लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि मेरा एक मकान है, हमने उस मकान को लेके आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपको वो मकान बेचेंगे। तो सपोज डैट कि मेरे पास एक मकान था, हमने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया उस मकान को बेचने का। अभी बेच नहीं दिया है, बेचने का एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हमने किया, और कॉन्ट्रैक्ट को करने के साथ हमने आपसे बयाने में कुछ एडवांस पैसा ले लिया। सपोज डैट कि उस मकान की कीमत 50 लाख रुपए थी, हमने आपसे 40 लाख रुपए ले लिया। आपने कहा 40 लाख हम दिए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए जब आप रजिस्ट्री होगी तो 10 लाख रुपए हम दे देंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डन। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने एकदम फॉर्मल वे में किया, लिख के किया, आपकी हमारी साइन हुई, उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ और उसको हम लोगों ने रजिस्टर करवा लिया। मजबूती के लिए हम लोगों ने उसको रजिस्टर करवा लिया, लेकिन अभी हमने आपको बेच नहीं दिया है उसे, टाइटल अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब सेल रजिस्टर हो जाएगी, अभी क्या रजिस्टर हो रहा है? एग्रीमेंट। आप सुनते होंगे अक्सर रजिस्टर एग्रीमेंट। तो अभी एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट है बेचने का, उसको रजिस्टर किया जा रहा है मजबूती के लिए। इतना हमने आपके साथ एक सौदा किया कि हम आपको अपना मकान 50 लाख में बेचेंगे, जिसमें से 40 लाख रुपए आपसे लिया, 10 लाख रुपए आपने रोक के रखा कि जब रजिस्ट्री होगी 10 लाख रुपए आप तब हमें देंगे। हम लोगों के बीच में सौदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसको हम लोगों ने रजिस्टर करवा लिया। लेकिन अभी हमने आपको बेच नहीं दिया है, सेल अभी नहीं हुई है, सेल रजिस्टर नहीं हुई है। क्या रजिस्टर हुआ है? तो हमारे आपके बीच में सौदा हुआ, वो रजिस्टर हुआ है। फिर कुछ वक्त के बाद एक पार्टी हमें मिलती है, वो उसी मकान का 75 लाख दे रही मुझे, 75 लाख रुपए जो है वो मुझे पे कर रही है। द अनदर पार्टी इज रेडी टू पे मी 75 लाख रुपीस। और हमारा तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 50 लाख का, हमें लगा यार 25 लाख रुपए बढ़ के मिल रहा है। हमने क्या करा कि उठा के उसी मकान को उस पार्टी को बेच दिया जो 75 लाख रुपए दे रही थी मुझे, उसको दे दिया, बेच दिया। मतलब कि जो सेल थी वो रजिस्टर हो गई, पूरे तरीके से टाइटल ट्रांसफर हो गया। अभी आपके फेवर में टाइटल या इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन जब हमारा आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सौदा हुआ, अब आपने 40 लाख रुपए जब मुझे दे दिया था, तो 40 लाख देने के बाद हमने आपको उस मकान का कब्जा भी दे दिया था। आप उस मकान के कब्जे में भी आ गए और आप बिल्कुल तैयार थे कि भाई जब भी रजिस्ट्री करने को आप कहिए, आप रजिस्ट्री करवाइए, मैं आपको जो बाकी 10 लाख रुपए वो भी दे दूंगा, खत्म हो गई बात। आप उस मकान के कब्जे में भी आ गए, यानी वो मकान आपके कब्जे में भी आ गया, आप उसको इस्तेमाल करने लगे, रहने लग गए। लेकिन अभी भी अगर आप देखिए तो आपको सेल नहीं हुई है, अभी भी इस जगह पे सेल रजिस्टर नहीं हुई है, सिर्फ हमारे आपके बीच में एक रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट है, रजिस्टर एग्रीमेंट है। अब जो थर्ड पार्टी जिसको हमने उठा के वो मकान बेच दिया, अब वो आपके अगेंस्ट आता है आपको निकालने के लिए कि निकलो उस मकान से, ये मकान मेरा हो चुका है, अब ये नजीब का नहीं है। अब जब आपके पास वो व्यक्ति आएगा आपको निकालने के लिए, आपके पास क्या लीगल राइट्स होंगे? भाई आप मालिक तो हो नहीं उसके, सिर्फ आपके पास तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हुआ है, मालिक तो हो नहीं आप। तो आप क्या कर सकते हो? सोचिए, इमेजिन करिए, इस तरह के ट्रांसैक्शन हमारे समाज में बहुत सारे होते हैं। ये तो खुले आम नाइंसाफी है, खुले आम अपनी बातों से पलटना हो गया मेरा। भाई लॉ तो यही जानता है कि भाई जिसको रजिस्टर हुई है, जिसके पास कागजात है, जिसने पैसे दिए हैं, जिसको फेवर में रजिस्टर हुई है, उसी को लॉ पहचानता है। लेकिन कानून, इंसाफ, जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस ये कहता है कि भाई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये गलत है, ये तरीका गलत है। यहां पास आपके पास ये राइट्स होने चाहिए कि आप अपने पोजीशन को मेंटेन कर सकें, और उसके साथ साथ अगर आप रेडी हैं बाकी का जो आपका पार्ट परफॉर्मेंस है करने के लिए, पार्ट परफॉर्मेंस ये जो है
करने के लिए तैयार है तो आपको एक्चुअली में वो मकान मिलना चाहिए, आपको, हमें उसे आपको बेचना चाहिए। इसी इसी इंसाफ और न्याय और इक्विटी को हम लोग कहते हैं इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर ये सेक्शन 53 जो है बेस्ड है, और इसको ऐड किया गया था अमेंडमेंट में 1929 के अंदर। यही राइट आपको सेक्शन 53A जो है दिलाता है। पूरे इस प्रोसेस के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सिर्फ यही सेक्शन 53A जो है आपको दिलाता है, यही लीगल राइट आपको दिलाता है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, अब हम लोग इसके बेयर एक्ट के अंदर आते हैं, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आप इसकी जब लैंग्वेज देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आने लगेगी मेरे उस दिए गए हुए इलस्ट्रेशन पे। देखिए क्या लिखा है, वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, वेयर एनी पर्सन, यहां पे पर्सन पे मुझे ले लीजिए, वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने का क्या मतलब होता है, सेक्शन 5 में हम लोगों ने पढ़ा। फॉर कंसिडरेशन, कुछ लेन देन के लिए, यानी कुछ प्रतिफल कंसिडरेशन के लिए हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जैसे सेल हो गया, मॉर्गेज हो गया, उसके साथ साथ मॉर्गेज के साथ साथ नहीं, मॉर्गेज यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज हो गया, मॉर्गेज विद पोजेशन हो गया, लीज हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इस तरह के केसेस में एक कंसीडरेशन मिल रहा है, तो इन सारे ट्रांसैक्शन में सेक्शन 53A लागू होगा। तो वेयर एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर, जहां पे कोई एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर कंसिडरेशन, कुछ लेन देन के लिए, जैसे मैं आपके साथ बेचने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो मेरा मकान था, बाय राइटिंग साइंड बाय हिम, जो हम लोगों ने आपके साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट किया, लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको साइन किया, और ऑन हिज बिहाफ फ्रॉम विच, या मेरे बिहाफ में, फ्रॉम विच द टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट, from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty। अब जो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर जो टर्म्स थे, यानी जो उसके अंदर बातें लिखी थी, वो इस तरीके से लिखी थी कि बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। बिल्कुल, टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर कैन बी एसरटेन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, क्लियर तौर पे रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ इस चीज को एसरटेन किया जा सकता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए किया गया है। आगे देखिए, एंड द ट्रांसफरी हैज इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो हमने आपके साथ मकान को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें अपने पार्ट परफॉर्मेंस में 40 लाख रुपए मुझे दिया और आपको मकान का कब्जा दे दिया मैंने। एंड द ट्रांसफरी हैज इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और एनी पार्ट देयर ऑफ, उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट आपने कब्जे में ले लिया हो या आपके कब्जे में हो, और द ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन पोजेशन, हो सकता है आप पहले से ही उसके कब्जे में हो, कॉन्टिन्यूज इन पोजेशन, और आप अपना पोजेशन जो है कॉन्टिन्यू करते हो, इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जो आपके पार्ट का, आपके साइड का जो हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ चीजें मुझे करना है, कुछ चीजें आपको करना है, जो आपके पार्ट का था, continues in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract, उस कॉन्ट्रैक्ट के फर्दरेंस में, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपने सम एक्ट, कुछ एक्ट किया, एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए कि आप ट्रांसफरी हैं, अब आपके साइड की जो चीजें बची हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे आपके बीच में सौदा हुआ था, अब आप जो है आपने उस पार्ट को आपने परफॉर्म कर दिया है, या तो आप विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट की जो आपके साइड का बचा हुआ पार्ट है आप उसको करने के लिए तैयार हैं।
तो आगे लिखा है देन नॉट विथ स्टैंडिंग that where there is an instrument of transfer that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefore by the law for the time being in force। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से हमारे आपके बीच में इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो इससे ऊपर शर्तें बताई गई वो पूरी हो गई, तो उस केस में कि then notwithstanding that where there is an instrument of transfer that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefore by the law for the time being in force। तो इस तरह की सिचुएशन में इससे कोई मतलब नहीं है कि ट्रांसफर जो है उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे सेल रजिस्टर नहीं हुई है, एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है हमारा आपका। तो अभी जो पूरा बेचने का जो तरीका है जिसमें आपके पास टाइटल ट्रांसफर हो जाए, आप उसके ओनर बन जाए, वो पूरा प्रोसेस अभी नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है कि दैट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर बाय द लॉ for the time being in force, the transferor or any person claiming under him shall be debarred। तो अब इस तरह की सिचुएशन में अगर जो ऊपर की शर्तें पूरी हो जाती हैं, आपने पैसा दे के 40 लाख दे के आपको हमने मकान का कब्जा दे दिया, या आप ऑलरेडी कब्जे में थे, आप उसमें रह रहे हो, तो उस तरह के केस में द ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफर किया है वो, या कोई भी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, या मान लीजिए कि हमने उठा के बाद में किसी को बेच दिया, shall be debarred from enforcing against the transferee and persons claiming under him any right। तो फिर कोई भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट आके आपको उस मकान से नहीं निकाल सकता है कि तुम ओनर नहीं हो उस प्रॉपर्टी के। ये कह रहा है him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continues in possession other than the right expressly provided by the terms of the contract। आगे लिखा है provided that nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the contract or the part performance thereof। ये कह रहा है कि लेकिन अगर मान लीजिए कि जो हमने उसी मकान को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया था, अगर हम किसी थर्ड पार्टी को बेचते हैं और उसको कोई ऐसी जानकारी नहीं, कुछ कंसिडरेशन में, सपोज दैट कुछ कंसिडरेशन में बेचते हैं, कुछ लेके, जैसे मान लीजिए बेच रहे हैं, और उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि हमारे और आपके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है, इस बात की उसको कोई नोटिस नहीं थी, तो अगर हमने उसको बेच दिया, उसको इस चीज की कोई नोटिस नहीं थी, तो वो प्रोटेक्टेड है, उसकी राइट्स प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर सेक्शन 53A लागू नहीं होगा उस तरह के केस में। ठीक है, उसकी राइट्स प्रोटेक्टेड रहेगी, आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो। लेकिन अब यहां पे जो ये बात कही गई है, कंसिडरेशन हु हैज नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई नोटिस नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पढ़ा है कि पोजेशन खुद में एक नोटिस है, कि अगर आप जैसे ही उस मकान के कब्जे में आ जाओगे तो वो खुद में एक नोटिस बन जाएगा। तो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस थर्ड पार्टी के लिए कि उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उस मकान को लेके हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर आपके मकान आपके कब्जे में है वो मकान, तो माना जाएगा कि उसके पास इस चीज की नोटिस थी। बस यही ये सेक्शन कहना चाह रहा है। दो तीन बातें इसके अंदर ध्यान में रखने वाली है। अब आपने इस सेक्शन में कहीं पे पढ़ा नहीं होगा कि इसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि जो हमारे और आपके बीच में सौदा हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन की बात इसमें कहीं नहीं गई है। 2001 से पहले क्या रूल था? 2001 से पहले यह था कि अगर हमने आपके साथ बैठ के कोई लिखित में कोई एग्रीमेंट किया है, ओरली नहीं, लिख के कोई एग्रीमेंट किया है, आपने भी साइन कर दिया है, हमने भी साइन कर दिया है, आपसी हम लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सपोज दैट रजिस्टर नहीं भी है, तब भी आपको सेक्शन 53A का प्रोटेक्शन मिल जाता था, आप अपने पोजीशन को मेंटेन कर सकते थे, कोई आपको निकाल नहीं सकता था बिना रजिस्ट्रेशन के भी। लेकिन 2001 के बाद जो है सेक्शन 53A के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 17 और 49 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि अब 2001 के बाद से अगर आप किसी पार्टी के साथ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होना जरूरी है, तभी आपको सेक्शन 53A की प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं और इसके साथ साथ देख लेते हैं कि इस 53A के अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ था।
कुछ एक दो पॉइंट्स हैं सेक्शन 53A के लेके कि सेक्शन 53A जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 53A जो है ये एक शील्ड है कि स्वॉर्ड है। मतलब कि ये एक तलवार है कि आप सेक्शन 53A को लेके सूट फाइल करें और अपना दावा पेश करें, ये एक तलवार की तरह इस्तेमाल होता है, या एक शील्ड है कि अपने बचाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आपको आगे कोई निकालने आ रहा है तो आप 53A की प्रोटेक्शन ले लें। तो हमारे यहाँ भारत में ये एक शील्ड की तरह इस्तेमाल होता है, यानी अगर आपको कोई निकालने आ रहा है तो आप इसकी प्रोटेक्शन लेके खुद के कब्जे को बचा सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है, ये शील्ड और स्वॉर्ड दोनों की तरह ही इस्तेमाल होता है। देखिए ये जो सेक्शन है 53A इसको 1929 में ऐड किया गया है। इसके साथ साथ इसका जो सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है, पहले जो है 2001 से पहले क्या लिखा हुआ था, इस सेकंड पॉइंट पे देखिएगा। 2001 से पहले दे नॉट विद स्टैंडिंग दैट, अब यहां पे 2001 में पॉइंट को निकाल दिया गया, कुछ एक सेंटेंस को निकाल दिया गया। क्या क्या सेंटेंस था? दे नॉट विद स्टैंडिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट दो required to be registered has not been registered, यानी पहले 2001 से पहले अगर आप रजिस्टर नहीं भी करवा रहे थे तो भी अगर लिखित में कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टी साइन कर रही है, तो भी आपको 53A की प्रोटेक्शन मिल रही थी। लेकिन अब 2001 में इस लाइन को हटा दिया गया है, यानी अब इससे क्या पता चला कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट जो हमने आपके साथ किया इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कंपलसरी है, तभी 53A की प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ, दूसरे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं, जैसे हमारे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको साबित करने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ये रास्ता खुला हुआ है। सिर्फ 53A की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको। देखिए सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का क्या कहता है, इसको भी अमेंड किया गया है। ये भी अमेंड हुआ था 2001 के अंदर। सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का डील करता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। वो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। उसी के अंदर इसमें सेक्शन 17A को ऐड किया गया था, 1A। अब देखिए इस 1A में क्या लिखा हुआ है, ये भी आपके 2001 में ऐड किया गया है। The documents containing contracts to transfer for consideration any movable property, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसफर करने के लिए, कंसिडरेशन के लिए, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 53A, डायरेक्टली इसने बता दिया, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 शैल बी रजिस्टर्ड, तो उसको रजिस्टर किया जाएगा if they have been executed on or after the commencement of the registration and other related laws amendment act 2001, and if such documents are not registered, अब उसी डॉक्यूमेंट को जो हमारे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया गया, and if such documents are not registered on or after such commencement, then they shall have no effect for the purposes of the said section 53A। सारी चीजें अगर हम लोग 53A को सेक्शन 17 से मिला के पढ़ें और 49 से, हर एक बात क्लियर हो जाएगी। Then they shall have no effect for the purposes of the said section 53A। और जो कमेंसमेंट की डेट है वो क्या है, 24/9/2001। तो 24/9/2001 तो बोल रहा है shall be registered if have been executed on or after the commencement, इस तारीख या इसके बाद से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, तभी 53A की प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर 49 में बोला गया है कि एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, अगर कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अफेक्ट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंड रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू बी रजिस्टर्ड मे बी रिसीव, तो उसको एज ए एविडेंस में रिसीव किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको 53A की प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगी, बाकी दूसरे मामलात में जो हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें उसको एज ए एविडेंस रिसीव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस बात की प्रूफ करने के लिए कि भाई देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे इनके बीच में, ठीक है, may be received as evidence of a contract in a suit for specific performance under chapter 2 of the specific relief act। उसके साथ साथ बोल रहा है और एज एविडेंस ऑफ एनी कोलैटरल ट्रांसैक्शन नॉट रिक्वायर्ड टू बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इंग्लिश लॉ में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है ये एप्लीकेबल होती है ओरल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों में, इंडिया के अंदर सिर्फ रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स में। इंग्लिश लॉ में ये एक्टिव और पैसिव दोनों है, यहाँ पे सिर्फ ये पैसिव है, ठीक है। तो
बस सेक्शन 53 के अंदर कुल मिला के हमारे जानने के लिए इतना ही है। ठीक है, आई होप कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। हैव अ गुड डे।